एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा को पूरी तरीके से फिनिश करने के लिए आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा मानना है साथियों कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये एकमात्र वीडियो आपकी शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ेगी। तो अगर आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी के साथ साथियों क्रैक करना चाहते हो और फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाना चाहते हो तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो का हर एक एक गोल्डन क्वेश्चन का आंसर आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। तो साथियों ये ऐसी क्लास है, पूरी एक्सपेक्टेड क्लास है, बहुत शानदार क्लास है। चलिए तो साथियों 20 सवाल हिंदी के, 20 सवाल जीके के प्लस करंट अफेयर के, 20 सवाल रीजनिंग के और उसके बाद साथियों मैथ के। ऐसा पेपर आता है तो कैसा आपका एक्सप्रेशन होता है, कितना आपका स्कोर रहता है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताइए, यानी कि प्रादेशिक कैसे लिखा जाता है। ऐसे 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 मैं कहूंगा प्रादेशिक की सही वर्तनी तो ऑप्शन नंबर ए वाली हो जाएगी। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मुझे बता दीजिए तत्कालिक कैसे लिखा जाता है। ये तो हो गया तत्कालिक, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा साथियों। उसके अलावा तात्कालिक लिखा हुआ है। यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि ये कौन सा शब्द एक तरीके से लिखा हुआ है, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। साथियों जिन्होंने वीडियो को अभी तक साथियों लाइक नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वीडियो को आप लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर बात करें तात्कालिक ऐसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनने आपका घर देखा, वाक्य में अशुद्ध अंश आपको बताना है कौन सा है साथियों। तो यहां पर अगर बात करें इनने नहीं आना चाहिए, इन्होंने आना चाहिए। इन्होंने आपका घर देखा है तो मैं कहूंगा अशुद्धि यहां पर है, यहां पर है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बता दीजिए, यानी कि राजनीतिक कैसे लिखा जाता है, ये आपको यहां पर साथियों बताना है। तो राजनीतिक ये तो गलत लिखा हुआ है, सही कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। साथियों आप मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश किया कीजिए, नैनो सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए। नाक कट जाना, नाक कट जाने का मतलब क्या होता है भाई साहब, अधिक प्रिय होना तो नहीं, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, यानी कि इज्जत में अगर कमी आ जाती है तो कहा जाता है भाई मेरी तो नाक कट गई, ठीक है। अगला देखिए, कह रहे कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, बिल्कुल है। इसको प्रतिस्थापित करने के लिए यानी कि इसकी जगह पर कौन सा शब्द आपका आ सकता है। हाथी दीर्घकाय पशु है, मतलब दीर्घकाय की जगह बड़ा आएगा कि हाथी बड़ा पशु है, या हाथी विशालकाय पशु है, या हाथी ताकतवर पशु है, या हाथी तेज पशु है। तो मैं कहूंगा यहां पर विशालकाय अगर शब्द आ जाता है तो वाक्य आपका पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो दीर्घ काय नहीं, विशाल का यहां पर आना चाहिए। अगला देखिए, तहस नहस हो जाना, इसका मतलब क्या होता है बताइए। तो सब कुछ खत्म हो जाना, सब कुछ नष्ट हो जाना, इसको कहा जाता है कि सब तहस नहस हो गया। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था बिल्कुल करेक्ट था। अगला देखिए, यानी कि अब महंगाई भारी मात्रा में बढ़ रही है, तो ये भारी मात्रा में बढ़ रही है, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, अब महंगाई खूब बढ़ रही है, अब महंगाई तेजी से बढ़ गई है, बढ़ गई है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, तेजी से के साथ तेजी से बढ़ गई है नहीं सही लग रहा है, ठीक है। बहुत बढ़ गई, हाँ अक्सर हम लोग जब कहते हैं ना कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, ऐसे कहते हैं ना, ये थोड़ी ना कहते हैं महंगाई तेजी से बढ़ गई है, तेजी से बढ़ रही है ये हो सकता था, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं यहाँ पर आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं, ये आएगा, या साथियों बी वाला आएगा, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, या आहुति लगा देते हैं। तो खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा, देखिए बाजी लगा देते, कहते नहीं जान की बाजी लगाना, यानी कि प्राणों की बाजी लगाना। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, कहने के गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का किस्से है। अब देखिए, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का किस्से है, ये बात आपको यहां पर साथियों बताना है। तो क्या हो सकता है साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर देखिए और फटाफट आप लोग यहां पर बता दीजिए। साथियों का लाघव से वही संबंध, तो गौरव और लाघव एक दूसरे के विलोम शब्द है। तो नकल का विलोम क्या होता है, नकल का विलोम तो साथियों असल होता है, नकल का विलोम क्या हो जाएगा, असल हो जाएगा। लेकिन असल यहां पर तो मुझे दिख नहीं रहा है, तो असल नहीं दिख रहा है, लेकिन असल से थोड़ा मिला जुला दिख रहा है मूल शब्द, तो मूल शब्द यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगले नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गमन का विलोम क्या होगा, तो गमन का विलोम आगमन हो जाएगा। क्या, जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कहने के गरीब माँ बाप अपना गला काटकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ये आएगा, या पेट काटकर, या खून बहाकर, या मन लगाकर। तो मैं कहूंगा पेट काटकर यहां पर शब्द आना चाहिए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। रुख का पर्यायवाची आपको यहां पर बताना है साथियों, तो रुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विटप, प्रसून, तड़का, या हैरंब। तो मैं कहूंगा विटप हो जाएगा, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
अगला सवाल है कह रहे कि तुम लोग अपना लेख लिखो। ठीक है, अपना लेख, इसकी जगह पर साथियों क्या शब्द आ जाएगा, बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर बतला देना है। चलिए, तो अगर बात करें अपना अपना, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग शब्द की बात की गई तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो तुम लोग अपना अपना लेख लिखो ये होना चाहिए था। उसके बाद देखिए, धीरू और वीरू का पैर घुंघरू का साथ है, दिल दिमाग का साथ है, कुत्ते हड्डी का साथ है, या चोली दामन का साथ है। तो यहाँ पर आपका खाली जगह में कौन सा विकल्प आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा, यानी कि चोली दामन का साथ है ये होना चाहिए। और ये जिनका भी आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां से साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे। नंबरिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं कि किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो मैं कहूंगा जो रस्त गुफ्तार नामक एक अखबार था, इसका संपादन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये वो सवाल है साथियों जो पूरी तरीके से संभावित है, यानी कि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग साथियों ये मैं कह सकता हूं कि ये सवाल इस बार आपकी शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। तो बताने का मकसद आपको यह है कि कौन कौन इसमें ऐड थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल इसमें थे, काकोरी ट्रेन डकैती मामले में कौन कौन अभियुक्त नहीं थे, कौन अभियुक्त थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, लेकिन भगत सिंह नहीं थे, तो यही आपके सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय क्रांतिकारी ने, किस भारतीय क्रांतिकारी ने में से जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं बाघा जतिन जी की, तो ये एक भारत के क्रांतिकारी थे और इन्होंने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का विचार किया था। किसने, बाघा जतिन ने। अगले नंबर का सवाल है साथियों, ये सभी के सभी सवाल मैं आपको यहीं तैयार करवा दूंगा, अपने मनोमस्तिष्क में आपके फीड कर दूंगा। देखिएगा आप लोग, यानी कि किसने लंदन में सर विलियम हटकर्जन वायरली की हत्या कर दी थी। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, मदन लाल ढींगरा का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि मदन लाल ढींगरा ने विलियम हटकर्जन वायली की हत्या की थी। कहां पर की थी, तो लंदन में की थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 1832 में दामिन एकोह के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र वालाओं की भूमि के रूप में घोषित किया गया, नहीं, पहाड़ियों की, मूरियाओं की, या संथालों की। तो मैं कहूंगा यहां पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1832 की बात है कि दामिन एकोह के रूप में जो सीमांकित भूमि थी, इसका एक बड़ा क्षेत्र संथालों की भूमि के रूप में साथियों घोषित किया गया, यानी कि कहा गया कि ये तो संथालों की भूमि है। अगला सवाल देखिए, करके पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित, सवाल बहुत पूछा जाता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए किसानों के विद्रोह से संबंधित है। क्या नाम है इसका, पाथरू घाट विद्रोह है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगले नंबर का सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी। यानी कि जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी ना साथियों, उस समय कौन वायसराय गद्दी पर बैठे थे, तो लॉर्ड इरविन उस समय गद्दी पर बैठे थे, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, यानी कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो सबसे पहली बात अगर बात करते हैं साथियों किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी, ये कब शुरू की गई थी, तो 1793 ईस्वी में शुरू की गई थी। अगला देखिए, कह रहे रैयतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है। तो इनका नाम है थॉमस मुनरो। क्या, थॉमस मुनरो इनका नाम है, और थॉमस मुनरो के द्वारा ही साथियों रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। अगला सवाल देखिए, कह रहे रिंग वह जगह है जहां खेला जाता है। तो रिंग में साथियों क्या खेली जाती है, आपने देखा होगा साथियों, जो मुक्केबाजी होती है ना, मुक्केबाजी वो रिंग में होती है। वो एक तरीके से फुटबॉल रिंग में थोड़ी ना होता है, ना क्रिकेट होता है, ना स्केटिंग होती है। तो मैं कहूंगा मुक्केबाजी जो खेल है वो रिंग में होता है, ठीक है ना। तो रिंग कैसे होती है, रिंग गोल ही तो होती है, अंगूठी रिंग कह लो, गोल ही तो होती है, तो इसको भी साथियों रिंग कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे शिवा थापा का संबंध इनमें से किस खेल से है। यानी कि जो शिवा थापा है ना, ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये तो बॉक्सिंग खेल खेलते हैं। क्या, बॉक्सिंग खेल खेलते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में ऐसे करके पूछा जाता है सवाल। अगला सवाल देखिए, कह रहे पंकज आडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को अभी शिवा थापा का बताया कि ये बॉक्सिंग से संबंधित है। पंकज आडवाणी की अगर बात करें तो ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। किस खेल से, बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। अगला देखिए, कह रहे किस खेल से वजीर, घोड़ा, राजा और रानी शब्द संबंधित है। यानी कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा खेल है जहां पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वजीर, घोड़ा, राजा, रानी। तो मैं कहूंगा शतरंज एक ऐसा खेल है जिसमें वजीर, घोड़ा, राजा, रानी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि आर प्रज्ञानानंद
किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन सा खेल खेलते हैं? ये शतरंज खेलते हैं। क्या? ये शतरंज खेलते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि अर्थशास्त्री ने, यानी कि कौन से अर्थशास्त्री ने 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इनका नाम अमर्त्य सेन है, और अमर्त्य सेन ने 1998 में अर्थशास्त्र में साथियों नोबेल पुरस्कार जीता था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका सही जवाब होगा? मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन थे? तो इनका नाम साथियों क्या था? आदिल हुसैन इनका नाम था, और आदिल हुसैन को, ठीक है, नॉर्वे नेशनल अवार्ड ये पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता थे, और ये जो अवार्ड है ना, ये नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। उसके बाद देखिए भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले एकमात्र भारतीय नेता साथियों कौन थे? तो क्या इनका नाम था? मोरारजी देसाई इनका नाम था, और ये भारत रत्न और निशाने हिंद की बात चल रही है, यानी कि भारत का पुरस्कार हो जाएगा भारत रत्न, और पाकिस्तान का हो जाएगा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान। ठीक है, तो ये किसको सबसे पहले दिया गया था? पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे साथियों? तो मोरारजी देसाई है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है साथियों आपसे कि किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? तो साथियों जो धर्म तंत्र वाली सरकार होती है ना, इसमें ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि 14वें दलाई लामा रहते थे, धर्मशाला में रहते थे, या कलिम्पोंग में, या शिलोंग में, या गंगटोक में? तो ये धर्मशाला में रहते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर साथियों आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? रीजनिंग के क्वेश्चन। तो रीजनिंग का पहला सवाल है, कह रहे हैं पुरुष, पिता और डॉक्टर का जो आरेख बनेगा वो कैसा बनेगा, ये बताइए। देखिए जो पिता होते हैं ना, वो पुरुष होते हैं, यानी कि मान लीजिए ये हमने बना लिए पुरुष, और पुरुष के अंदर ही आ जाएंगे साथियों पिता। और डॉक्टर की अगर बात करें तो कुछ पिता क्या होंगे? डॉक्टर। मान लीजिए इतने पिता डॉक्टर हो गए, और इतने पुरुष एक तरीके से क्या हो गए? इतने पुरुष एक तरीके से डॉक्टर हो गए, और कुछ डॉक्टर हो सकता हूँ लेडीज हो। तो कुल मिला के कुछ ऐसा वेन आरेख बनेगा। ऐसा कहां पर बना है? यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर भी नहीं, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल बहुत शानदार है, और मैं कहूंगा यहां से आपके 2 नंबर पक्के हैं साथियों। ये सवाल जरूर आता है, और इसी कॉन्सेप्ट पर आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया तो 2 नंबर आप पक्के समझिए एसएससी जीडी में इस क्वेश्चन से सिर्फ। चलिए, यानी कि पेपर इज वाइट को JHNXTRO लिखा जाता है, ठीक है। बॉटल्स आर वाइट को HNNXTP लिखा जाता है, ठीक है। बॉटल्स इज ब्रोकन को HNTROSNG लिखा जाता है, ठीक है। तो कहने के पेपर के लिए क्या कोड होगा? पेपर का आपको कोड बताने, किसका? पेपर। अब पेपर का कोड ये है, यानी कि पेपर का कोड हो सकता हो JH हो, या NX हो, या TRO हो। लेकिन इससे निकालने से पहले साथियों हम इज का कोड हमें निकालना होगा, और वाइज का कोड निकालना होगा। इज का कोड और साथियों वाइट का कोड हमें निकालना होगा, ठीक है ना। तो इज और वाइट देखिए कहां पर है। इज और देखिए एक तो वाइट यहां पर है, यानी कि इसमें से कुछ सेम होगा, वो वाइट का कोड होगा। क्या सेम है देखिए जरा, NX और HNTP नहीं साथियों, NX यहां पर भी है, NX यहां पर भी है, यानी कि ये NX जो होगा वो साथियों वाइट का कोड हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर NX नहीं हो सकता, क्योंकि NX वाइट का कोड है। अब इज का कोड देख लीजिए, एक तो इज ये साथियों यहां पर है, और एक इज यहां पर है, यानी कि इसमें से और इसमें से कुछ सेम हो रहा होगा। देखिए TRO यहां पर भी है, TRO यहां पर भी है, यानी कि TRO ये इज का कोड हो गया। अब देखिए यहां पर अगर बात करें, इज का कोड है TRO तो आंसर नहीं होगा, वाइट का कोड है NX ये आंसर नहीं होगा, बचा पेपर। पेपर का कोड क्या हो जाएगा? JH हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था कि पेपर का कोड क्या होगा, तो साथियों JH हो जाएगा। JH कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी वाले में है, बी वाले में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल एक नंबर सीरीज वाला ऐसा सवाल भी साथियों आपसे पूछा जाता है कि 10 है, 11 है, 19 है, 46 है और 110 है, तो आपको बताने कि अगला नंबर यहां पर साथियों क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। देखिए सिंपल सा, यहां पर तो मैंने 1 बढ़ा दिया, 11 से 19 हुआ है तो मैं कहूंगा यहाँ पर 8 बड़ा है। अच्छा यहाँ पर कितना बड़ा है साथियों? मान लीजिए 16 हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 27 बड़ा है। इसकी अगर बात करें, ये कितना बड़ा है साथियों? यहाँ पर 4 आ जाएगा, और ये आपका 6 यानी कि 64 बड़ा है। तो यहाँ पर कितना बढ़ना चाहिए? अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे साथियों, ये 8 जो है ना, ये 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, और मान लेते ए 1 का क्यूब ए है, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का, सॉरी यहाँ पर क्यूब आएगा, ठीक है।
तो 5 का क्यूब यहाँ पर आएगा, यानी कि यहाँ पर 125 आएगा। तो जैसे आपने 10 में 1 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 8 जोड़ा 19 हो गया, 19 में 27 जोड़ा 46 हो गया, 46 में 64 जोड़ा 110 हो गया, 110 में 125 जोड़ेंगे तो यहाँ पर वाला हमें नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो 110 और 125 कितना होता है साथियों? 235 होता है। अब देखिए क्या 235 ऑप्शन में कहीं पर है? तो बिल्कुल मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए वाले में है, तो यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेते आखिर इसमें क्या है, देखिए कहने के एडी है, ईएच है, तो यहाँ पर कौन से दो लेटर आएंगे? उसके बाद एमपी ही आना चाहिए। अब देखिए ए से डी हुआ है, मैं कहूंगा 4 बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा 4 बड़ा है या 5। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी अगर हम 4 बढ़ा लेते हैं तो ई में अगर 4 बढ़ाएंगे तो आई आ जाना चाहिए। अच्छा आई एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो अगर हम आई में 4 बढ़ाएंगे क्या एम आता है? बिल्कुल साथियों, आई 9 पर होता है, एम 13 पर होता है, 4 बढ़े, यानी कि यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है। डी 4 पर होता है, एच 8 पर होता है, यहाँ पर भी 4 बढ़ा है। अगर यहाँ पर हम साथियों 4 बढ़ाएंगे तो एक तरीके से कितना आ जाएगा? एल आ जाना चाहिए। एल कहाँ पर है? अच्छा एल में अगर 4 बढ़ाएंगे तो पी आता है, बिल्कुल, तो मैं कहूंगा आई एल हो जाएगा। और आई एल कहाँ पर है? आई एल ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे कि एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, ठीक है, आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर ऊपर की ओर से 11वां, यानी कि मान लीजिए ये योग्यता क्रम है, ये योग्यता क्रम है, और अगर यहां से हम काउंट करते हैं तो जो आदित्य है ना, आदित्य आदित्य की साथियों रैंक क्या है? आदित्य की रैंक 11वीं है, ठीक है ना, 11वीं रैंक, यानी कि यहाँ 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1, ठीक है 11, ठीक है, क्या है ये 11 हो गया। और नीचे से अगर इसको काउंट किया जाता है तो नीचे से आदित्य की रैंक क्या होगी ये आपको बताना। और टोटल कितने छात्र हैं? टोटल साथियों 30 छात्र हैं। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि इन दोनों को घटाकर एक प्लस कर सकते हो, तो आपको इधर से रैंक मालूम पड़ जाएगी आदित्य की। आप टोटल छात्रों में से ऊपर से पहले तो रैंक माइनस कीजिए, ठीक है, और जो आए उसमें एक प्लस कर दीजिए, उसमें एक प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा साथियों? एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है, 19 आ जाएगा। 19 और 1 कितना होता है साथियों? 20 होता है, तो मैं कहूंगा 20वीं रैंक हो जाएगी नीचे से। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है। ये कहा जा रहा है कि कुछ ऊन कपड़े हैं, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए? ये ऊन हो गए, और कुछ ऊन यानी कि इतने ऊन क्या हो गए? इतने ऊन साथियों कपड़े हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि सभी कपड़े नरम है, यानी कि ये जो सभी के सभी कपड़े हैं ना, सभी के सभी कपड़े नरम है, ठीक है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। करके सभी ऊन नरम है। सभी ऊन नरम कैसे हैं भाई? हाँ, अगर ये कहता कि कुछ ऊन नरम है तो कुछ ऊन नरम है तो मैं मान सकता था इतने ऊन जो है ना वो नरम है, तो आपका सही हो जाता। लेकिन सभी ऊन नरम नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऊन नरम है, सभी ऊन नरम है, कुछ ऊन नरम है, हाँ भाई कुछ ऊन नरम है, इतने ऊन नरम है, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल अनुसरण करता है 2 नंबर। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। कह रहे कि 7 है और फिर 7 है और फिर 21 है और फिर 105 आ गया, और उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 6615 आना चाहिए। आप अगर कभी भी देखो नंबर बहुत तेजी के साथ बढ़ना है, जैसे 7 से 21 हुआ है, फिर 21 से 105 हो गया है, और फिर यहाँ पर 6615 हो गया, तो हमेशा वहां पर गुणा होगी। क्या होगी साथियों? वहां पर हमेशा गुणा होगी। तो अगर हम 7 की गुणा 1 से करते हैं तो 7 आ जाएगा, 7 एकम 7। 7 की गुणा अगर हम 3 से करते हैं तो 7 या 21 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 21 की गुणा साथियों किससे करें? 21 की गुणा किससे करें तो कितना? 21 की गुणा अगर हम 5 से करें, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, ठीक है। तो 1 से करी, 3 से करी, 5 से करी, तो जाहिर सी अब बात है अब 7 से करेंगे, तो 105 की गुणा 7 से करिए जरा, 7 पंजे 35 हो गया, 7 एकम 7, तो यहाँ पर 735 आएगा। लेकिन अगर अब देखिए 1 से करी, 2 से करी, 5 से करी, 7 से करी, तो यहाँ पर अब 9 से करेंगे, तो अगर 735 की गुणा 9 से करेंगे और 6615 आ जाएगा, तो 100% हमारा जवाब 715 ही होगा। एक बार 9 से गुणा करके देख लीजिए, 9 पंजे 45 हो गया, 9 3 27 हो गया, और यहाँ पर 31 हो जाएगा, 7 9 63, 63 64 65 66, बिल्कुल साथियों 6615 यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 735 हमारा सही जवाब हो जाएगा। और 735 कौन से ऑप्शन में? 735 या 730? तो 735 ही आना चाहिए, इसको साथियों 5 आप लोग कर लेंगे। तो इस प्रकार आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। और एक देखेंगे इस सवाल को। कह रहे हैं कि 8 मित्र हैं, कितने लोग हैं साथियों? 8 मित्र हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे। अब सवाल आपका यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 8 लोग हैं, 8 लोगों की हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कह रहे हैं कि इफ जो है ना ये डी के ठीक बगल में बैठा है, तो अभी हमें नहीं पता है कि डी के दाईं ओर बैठा है या एफ या बाईं ओर बैठा है, तो इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसको बनाने क्या करें? तो इसको बना लीजिए। मान लीजिए ए को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए, ए को साथियों यहाँ पर बैठा दीजिए। क्या कहा जा रहा है?
कहा जा रहा है साथियों कि ए के दाईं और दूसरे स्थान पर सी बैठा है, यानी कि साथियों सी कहीं यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद अब देखिए ए और सी कहीं और पर लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, कह रहे कि ए और डी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। तो ए और डी के केवल बीच में दो व्यक्ति हैं, तो एक तो हम साथियों डी यहाँ पर बना सकते हैं और एक डी हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है ना। एक डी यहाँ पर, एक डी यहाँ पर, तो हम दोनों ही जगह बना ली। उसके बाद कहा जा रहा है कि ई और जी अगल बगल बैठे, ई और जी अगल बगल बैठे, ठीक है, कह रहे कि तथा एच और एफ भी अगल बगल बैठे, ठीक है, कह रहे कि बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और डी जो है ना ये जी के, डी जो है ना जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर डी है, तो मान लीजिए अगर हम सबसे पहले डी अगर यहाँ पर मान ले, इसको हटा दीजिए, अगर काम हो गया नहीं, वरना फिर हम डी यहाँ पर मान लेंगे। तो जी को हम कहाँ पर बैठा लें, जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, जी अगर हम यहाँ पर बैठाते तभी डी यहाँ पर आएगा, जी के बाएं तीसरा, एक दो तीन, तीसरे स्थान पर डी बैठा है, ठीक है। तो बी से दक्षिणावर्त दिशा में देखा जाए तो बी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, बी और जी, देखिए जी हो गया, अब बी कहाँ पर बैठाला जाएगा, एक बार और पढ़िए सवाल को, यानी कि डी के ठीक बगल में एफ बैठा है, तो डी जब यहाँ पर बैठा है तो एफ यहाँ पर तो बैठेगा नहीं, एफ यहाँ पर बैठेगा। कह रहे कि ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर सी है, ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर सी है, और ए और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं, ए और डी के बीच में दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं। ई और जी अगल बगल बैठे हैं, ई और जी, अब देखिए जी यहाँ पर बैठे हैं तो ई या तो यहाँ पर बैठेगा या तो यहाँ पर बैठेगा, कोई नहीं, स्किप करो। तथा एच और एफ भी अगल बगल बैठे हैं, ठीक है, एच और एफ, एफ यहाँ पर है तो एच यहाँ पर बैठेगा। तो अब जी के बगल में कौन बैठ रहा था, कहाँ पर लिखा है, हाँ, ई और जी अगल बगल बैठे हैं तो ई साथियों यहाँ पर बैठेगा, तो ए बना लिया। अब बचा कौन साथियों, देखिए 8 में से 7 लोग आपने बैठा दिए, बचा बी है तो बी यहाँ पर आएगा। तो बी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, सिर्फ दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना, दो व्यक्ति बैठे हैं। तो दो कहाँ पर लिखा हुआ है, दो आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि डी एम आई है, जी एन एल है, जे डबल ओ है, उसके बाद आपको बताना है कौन से तीन लेटर यहाँ पर आ सकते हैं। अब देखिए डी होता है 4 पर, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, डी 4 पर होता है, एम 13 पर होता है, आई 9 पर होता है, और जी 7 पर होता है, एन 14 पर होता है, एल 12 पर होता है, जे 10 पर होता है, ओ 15 पर होता है, और फिर ओ 15 पर होता है। यहाँ पर आपको बताने कौन से तीन लेटर आएंगे। देखिए 4 से 7 हुआ है तो मैं कहूँगा 3 बढ़ाया गया है, 7 से 10 हुआ है 3 बढ़ाया गया है, तो 10 से बढ़ाएंगे तो यहाँ पर साथियों 13 आ जाएगा, ठीक है, और 13 पर आता है एम। उसके बाद 13 से यहाँ पर 14 हुआ, एक बढ़ाया गया, 14 से 15 हुआ है तो 15 से एक बढ़ाएंगे 16 आएगा, और 16 पर होता है साथियों पी। और 9 से 12 हुआ है, 3 बढ़ाया गया है, 12 से 15 हुआ है, 3 बढ़ाया गया, तो 3 बढ़ाएंगे 15 में 18 आएगा, 18 पर होता है आर। तो एमपीआर कहाँ पर लिखा हुआ है, एमपीआर तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए सही जवाब क्या हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे कि बात करें कि एस बी क्यू एन से यू ई वी यू बनाया गया है, उसी प्रकार एल आर एफ एच से यहाँ पर कौन से 4 लेटर बनाए जा सकते हैं, ये बात आपको बताना है। अब देखिए ये एस है, एस से यू हुआ यानी कि 2 बढ़ाया गया है, तो अगर हम इसमें 2 बढ़ाएं और जानने की कोशिश करें कि हमारा लॉजिक सही लग रहा है नहीं, तो एल से 2 बढ़ाएंगे तो एन आ जाएगा। अब देखिए एन कहीं पर है, एन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब बी से मान लीजिए ई बना है तो यहाँ पर 3 बढ़ाया गया है, तो आर से भी अच्छा ऐसा करो 3 बढ़ाओ, तो आर में अगर 3 बढ़ाओगे तो साथियों यू आ जाएगा। तो एन और यू तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी वाले में है, इसलिए आगे चेक ही ना करिए, यही आंसर आएगा। लेकिन मैं चेक करके बता देता हूँ, क्यू 17 पर होता है, वी 22 पर होता है, तो यहाँ पर तो साथियों 5 बढ़ाया गया, तो यहाँ पर अगर आप 5 बढ़ाएंगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि के आ जाएगा, ठीक है, तो वही चीज आएगी। अगले नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि अब यहाँ पर अगर साथियों बात करें डी खाली जगह सी टी फिर खाली जगह है और फिर ओ है, ठीक है, फिर खाली जगह है, फिर टी डी ओ सी है, और फिर खाली जगह है यहाँ पर डी ओ है, और फिर खाली जगह है फिर टी है। आपको बताना इन खाली जगह में कौन कौन से लेटर आएंगे। इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले इन सबको काउंट कर लेना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 है तो मैं कहूँगा 4 4 का पेयर बनेगा, तो 4 4 का पेयर बना लीजिए, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, एक सेकेंड, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, 1 2 3 4 ये अलग हो गया, और 1 2 3 4 अलग हो गया। आप देखोगे अंत में टी आ रहा है, टी यहाँ पर भी है, ठीक है, टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी, तो जाहिर सी बात है टी यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको पूरा मिल गया, डी ओ सी टी, डी ओ सी टी और डी ओ, इसको डी बना लो, डी ओ सी टी और डी ओ सी टी, यानी कि अब आप देख लो आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, आपने ओ लिखा है, आपने डी लिखा है, आपने सी लिखा है, आपने टी सी लिखा है, तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ओ डी सी टी सी, ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो इसलिए आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखिए और बता डालिए राइट आंसर आपका क्या होगा करके। निश्चित कूट भाषा में टी यू आर टी एल ई को आर डब्ल्यू पी वी जे जी लिखा जाता है, तो ओ सी टी ओ पी यू एस को क्या लिखा जा सकता है, ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। चलिए
तो अगर हम साथियों वही चीज करें जैसे कि टी से यहाँ पर आर मान लेते हैं, टी से आर हुआ है तो टी होता है 20 पर और आर होता है 18 पर, यानी कि 2 घटाया गया। तो इसमें भी अगर हम 2 घटाएं तो एम आ जाना चाहिए। एम यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। उसी प्रकार यू 21 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है, यानी कि अब 2 बढ़ाया गया है। तो अगर हम इसमें 2 बढ़ाएं तो ई आ जाएगा। ई एक तो साथियों यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आर 18 पर होता है, पी 16 पर होता है, यानी कि फिर 2 घटा दिया गया। तो इसमें से 2 घटाएंगे तो आर आएगा। तो ये नहीं हो सकता, आर नहीं है यहाँ पर। एक तो आर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। उसी प्रकार अब टी की अगर बात करें, एक काम करिए, क्यू यहाँ पर भी सेम है, इस वाले को आप कर लीजिए। यानी कि अगर हम इसका करें, किसका करें, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए, काम ये करिए, देखिए यू अंत वाला आप देख लीजिए क्या है, ये ई 5 पर है और ये यानी कि 2 बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर साथियों अगर आप 2 बढ़ाते हैं तो कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, ठीक है, यू आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये 7 है, ठीक है। तो इसमें फिर होगा, मतलब वही फंक्शन चल रहा है, 2 बढ़ने वाला 2 घटने वाला, 2 बढ़ने वाला 2 घटने वाला फंक्शन चल रहा है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, अगर मान लीजिए 2 घटा देते हैं इसमें तो क्यू आ जाएगा। तो क्यू आपका यहाँ पर है, तो इसमें बढ़ेगा नहीं साथियों, घटेगा। इसलिए आंसर आपका, आप शुरू से चेक करोगे ना, मैंने तो बीच में स्किप कर दिया था, आप शुरू से चेक करोगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, कह रहे 25 है, उसके बाद 150 है और फिर 145 है और उसके बाद साथियों 580 है और उसके बाद 577 है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, थोड़ा सा अगर आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई 25 से ये 150 कैसे हुआ, यहाँ पर अगर 6 की गुणा की जाए 25 में तो 150 हो जाएगा। अब 150 से 145 कैसे हुआ, भाई माइनस का 5 करना पड़ेगा आपको। 145 से 580 कैसे हुआ है, अगर बात करें, देखिए अगर हम किससे गुणा करें, यहां पर साथियों 6 से गुणा कराई गई, क्या इसकी गुणा 6 से कराए तो होगा, एक बार देख लेते साथियों। 145 गुणा 6 से तो नहीं कराएंगे, 6 से कराएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 से करा के देखो एक बार, 5 पंजे 25 हो गया, 5 चौक 20, 2 22 हो गया, 5 का मतलब 700 हो गया। तो एक काम करो, 145 गुणा 4 से आप करा के देखो तो शायद हो सकता हो आ जाए। 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है, 4 चौक 16, 17 18 हो गया और 4 कम 4 और एक 5 हो गया। बिल्कुल साथियों इसकी गुणा यानी कि 145 की गुणा 4 से होगी तो 580 आ जाएगा। अब 580 से साथियों 577 हो गया, तो मैं कहूंगा यहां पर तो 3 घटाया गया है। अब यहां पर किससे हमें गुणा करना चाहिए, देखिए पहले 6 से गुणा किया और 5 घटाया, फिर 4 से गुणा किया 3 घटाया, ठीक है। मतलब पहले 6 से गुणा किया, 4 से गुणा किया, तो जाहिर सी बात है साथियों अब 2 से ही तो करेंगे गुणा, ठीक है ना। तो 577 की गुणा 2 से करते हैं तो कितना आ जाता है, 577 की गुणा 2 से करिए, 7 सत्ते 2 से, अच्छा 7 दुना 14 हो गया, 7 दुना 14 हो गया और एक 15 हो गया, 5 दुना 10 हो गया और 11, यानी कि 1154 क्या कहीं ऑप्शन में है, देखकर जरा बताइए। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ था तो उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगले नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में PLACARD को 29 3 23 लिखा जाता है, DORMATS को 37 13 40 लिखा जाता है, तो SOCONFUSE को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, नंबर की अगर बात करें तो P आपका 16 पर होता है, L आपका 12 पर होता है, A 1 पर होता है, C 3 पर होता है, A 1 पर होता है, R 18 पर होता है, D 4 पर होता है। ये 23 कैसे हुआ है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर हैं यहाँ पर और यहाँ पर 3 एक तरीके से हैं कहीं ना कहीं। तो अगर हम बात करते हैं साथियों, ये पी है और इससे क्या हो गया है साथियों, 29 हो गया। तो कैसे साथियों यहाँ पर 29 हो गया, अगर एक काम करिए 16 12 1 इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 16 12 1 कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 8 9 हो गया और ये 2 29 हो गया। यानी कि शुरू के 3 लेटर्स को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 29 मिलेगा, ठीक है। अब चौथा लेटर सी है जो कि खुद 3 पर आता है, ये 3 लिख दिया गया। अब इन लेटर्स को काउंट करिए, ए 1 पर आता है, आर 18 पर आता है, डी 4 पर आता है, तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और 23 यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि अब हमें लॉजिक समझ में आ गया है। यानी कि शुरू के 3 लेटर्स का नंबर को आपको प्लस करना है। सी 3 पर आता है, ओ 15 पर आता है, तो 18 हो जाएगा। 18 और 14 कितना हो जाएगा, 18 14 आपका साथियों 32 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा 32 एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। अब देखिए एफ 6 पर होता है ना, तो 7 नहीं आएगा बल्कि 6 आएगा। और यू 21 पर होता है, एस 19 पर होता है और ई 5 पर होता है। इनको जोड़ डालिए, ठीक है, कितना आएगा 15 आ गया और ये आपका 45। बिल्कुल साथियों 45 आ गया। तो कुल मिला के ये नया कॉन्सेप्ट था, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ था उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए,
ठीक है ना। इस सवाल की अगर बात करते हैं साथ, तो इस सवाल ये सवाल कैसे होगा, ये आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। कह रहे कि उस अक्षर का चयन कीजिए जो Z अक्षर के विपरीत पृष्ठ पर है। अब एक तो Z यहाँ पर है और एक Z साथियों यहाँ पर है और कहीं पर है और कहीं नहीं है। यानी कि हमें इतना पता है कि Z का विपरीत U नहीं हो सकता, W नहीं हो सकता, तो U को कट कर दीजिए। Z यहाँ पर Z का विपरीत J भी नहीं हो सकता, तो J को कट कर दीजिए। Z का विपरीत V भी नहीं हो सकता, V को भी कट कर दीजिए। तो अब बचा क्या साथियों, P बचा, यानी कि Z का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, P हो जाएगा। तो यही तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यानी कि रंजन रितेश के पिता है जो सोनी के नाना है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, रितेश के पिता का नाम क्या है, रंजन है। तो मान लीजिए साथियों ये रितेश हो गए, और रितेश के पिता की अगर बात करें तो रितेश के पिता का नाम क्या है साथियों, रंजन है। ठीक है, रितेश के पिता का नाम क्या है, रंजन है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो सनी के नाना है, यानी कि जो रितेश है ना, रितेश ये सनी के नाना है। सनी के नाना का मतलब पता क्या होगा, रितेश की कोई पत्नी होगी, ठीक है, ठीक है ना, फिर इन दोनों की कोई बेटी होगी, उस बेटी मान लीजिए ये है, उस बेटी का जो बेटा है, उस बेटी का बेटा जो है ना, उसका नाम है साथियों सनी। क्या उसका नाम है यहाँ पर सनी, यानी कि रितेश की बेटी के बेटा जो होगा वही तो कहेगा साथियों नाना। अरे भाई सनी नाना कहेगा रितेश को, तो यहाँ पर बताया गया सनी के नाना है। कौन सनी के नाना है, जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, यानी कि सनी के नाना रितेश हैं। ठीक है, चलिए अब कहने कि दक्षिता रीमा की पुत्री है। अभी नहीं पता है दक्षिमा कौन है, रीमा कौन है। शिखा सीमा की सास है। ठीक है, रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। रितेश जो है ना साथियों, ये शिखा का इकलौता पुत्र है। रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है, तो मैं कहूंगा रंजन की पत्नी होंगी शिखा। रंजन की पत्नी होंगी शिखा, और शिखा माता हो जाएंगी रितेश की, और रितेश के पिताजी हो जाएंगे रंजन। उसके बाद कह रहे हैं कि पल्लवी सनी की बहन है। यानी कि अगर बात करते हैं सनी की बहन की, तो सनी की बहन का नाम क्या है, पल्लवी है। सनी की बहन का नाम क्या है, पल्लवी है। चलिए दक्षिता की सनी से क्या संबंध ही आपसे पूछा जा रहा है, इसको एक बार और देखिए। यानी कि रंजन रितेश के पिता है, भाई रंजन रितेश के पिता है, हो गया। जो सनी के नाना है, ठीक है, सनी के नाना है। दक्षिता रीमा की पुत्री है। अब एक काम करिए, अब पता दक्षिता रीमा की पुत्री है, दक्षिता रीमा की पुत्री है, यानी कि रीमा यहीं पर ही आएंगी। और रीमा की पुत्री कौन हो जाएंगी साथियों, दक्षिता हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, दक्षिता हो जाएंगी, यानी कि रीमा का पति है रितेश। ठीक है, तभी यही पॉसिबल हो रहा था। दो जगह खाली थी, एक बेटी की और एक पत्नी की जगह खाली थी, तो यही दोनों होगी, और क्या हो सकता है। तो देखिए दक्षिता का सनी से क्या संबंध है, यानी कि दक्षिता क्या कहेगी सनी को, तो दक्षिता, अच्छा सॉरी, दक्षिता का सनी से क्या संबंध, यानी कि सनी क्या कहेगा दक्षिता को, तो सनी तो अपनी माता जी कहेगा। क्या कहेगा, माता जी कहेगा। तो माता जी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि जैसे यहाँ पर साथियों 6 से 85 बनाया गया है, वैसे ही 97 नंबर किस नंबर से बनाया जाएगा, 7 से, 4 से, 12 से, या साथियों 10 से, बताइए। साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए अगर इसका हम डिफरेंस निकालते हैं तो 3 आता है, 3 की गुणा 2 से करते हैं तो साथियों 6 मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, अगर 2 की गुणा 2 से कराते हैं तो यहाँ पर 4 मिल जाएगा। तो साथियों क्या आपका आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 आपके ऑप्शन में भी है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर 47 प्लस 12 भाग 288 गुणा 18। कहने के प्लस का मतलब है गुणा, तो प्लस जहां पर दिखे वहां पर गुणा लिख देना, गुणा। ठीक है, प्लस और भाग का अर्थ ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस का अर्थ है गुणा। ठीक है, यहाँ ये माइनस है, कहने के माइनस का अर्थ है क्या साथियों, यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। कहने के माइनस का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है भाग, और उसके बाद साथियों भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है यहाँ पर माइनस। तो अब इसको साथियों आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है ना, तो 47 है, 12 है, 288 है, और साथियों 18 है। यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग के प्लस आया है, प्लस का मतलब गुणा है तो गुणा आ जाएगा। भाग की बात करें, भाग का मतलब माइनस है तो माइनस आ जाएगा। गुणा की बात करें, गुणा का मतलब भाग है तो भाग आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करा लीजिए। 288 से जब हम भाग करते हैं साथियों 18 की, तो कितना आता है, 9 दूना 18, और 9 तिया आपका 27 हो जाएगा, एक जाएगा, 9 दूना 18, 2 से कट करेंगे 16, यानी कि इस पूरे की जगह पर 16 आ जाएगा। और 47 और 12 की गुणा कर लो, 47 और 12 की गुणा कर लो, तो 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, और 47 का 47 आ जाएगा, 4 आ गया, और यहाँ पर साथियों 5, यानी कि 564 आ जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या आ गया साथियों, 564 आ गया। अब 564 में से 16 आपको घटाना है, और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो 14 में से 6 जाएगा साथियों, 8 बचेगा, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। यानी कि 548 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल। अब यहां पर अगर बात करें, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। जैसे कि 5 3 से कैलकुलेट करके 125 बनाया गया है,
वैसे ही साथियों यहाँ पर 11 और 2 की गुणा करके साथियों 121 बनाया गया है। तो आपको बताना है किसकी गुणा 7 से करते, मतलब किसको किसका संबंध करके, ठीक है, किस नंबर का और 7 का संबंध बना के 128 बनाया जा सकता है। अगर देखिए हम इसको क्यूब मान लें, जैसे कि 5 की घात अगर हम क्या कर दे 3 कर दें, तो हमें क्या नंबर मिल जाएगा 125, जो कि ये लिखा हुआ है। अगर हम 11 यहाँ पर लिखे और ये इसको स्क्वायर मान ले तो कितना निकल आएगा साथियों 121 निकल आएगा। तो किसके ऊपर अगर हम पावर 7 रख दें, अगर मान लीजिए 2 की पावर हम 7 कर दें तो क्या 128 आएगा। देखिए जरा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, ठीक है ना। एक दो ये तो 6 हो गए, एक बार और कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, बिल्कुल साथियों। यानी कि यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा, और 2 नंबर कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के KINGDOM क्या KINGDOM को क्या लिखा जाता है साथियों, LKPHFQN लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है TRIVIAL को क्या लिखा जा सकता है, बताइए। अब देखिए हमें इतना मालूम होना चाहिए K जो है ना वो 11 पर आता है, I 9 पर आता है, N 14 पर आता है, G 7 पर आता है, D 4 पर, O 15, M 13 हो जाएगा। ये 11 है, 11 से L हुआ यानी कि 1 बढ़ाया गया है। 9 है, 9 से K हो गया है तो मैं कहूँगा 2 बढ़ाया गया है। N 14 पर होता है साथियों, ठीक है ना, फिर से 2 बढ़ाया गया। तो जैसे जैसे इसमें लगा है ना लॉजिक, वही लगा लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर 1 बढ़ाया है तो इसमें जब 1 बढ़ाओगे तो U आएगा, ठीक है। अब R में 2 बढ़ाओगे तो साथियों T आएगा, UT हर एक ऑप्शन में है। अब N 14 से P हो गया है, फिर से 2 बढ़ाया गया तो साथियों I में 2 बढ़ाओगे क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और UT के किस ऑप्शन में है, मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको एग्जाम में ऐसा ही करना होगा और आगे बढ़ जाना होगा अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होगा कि आप पूरा पूरा ऐसे करके चेक करें, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अब इसको आपको साथियों डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद और उसके बाद कौन सा आएगा, ऐसे करके आपको यहाँ पर साथियों लगाना होगा। तो अगर बात करें देखिए TAR यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो अगर बात करते हैं TAM, यहाँ पर TR है सब में, लेकिन यहाँ पर TAM है तो R से पहले M आता है, यानी कि ये वाला सबसे पहले आ जाएगा। और फिर उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, TARO बाद में आता है, N पहले आता है, G तो सबसे पहले आता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा फिर एक वाला आपका आ जाएगा, यानी कि 4 आएगा, फिर 1 आएगा, और उसके बाद TAR पहले आएगा या TARO पहले आएगा। तो इससे पहले तो भाई साहब ये वाला आ जाएगा, ये वाला 2 वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। और ये तो TE ये तो बाद का, ये तो सबसे लास्ट में ही होगा, देखिए भाई, ठीक है। तो 2 हो गया और फिर 3 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, 41 235 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ पर आपके सामने से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो मैथ के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो मेरा मानना है कि मैथ आपकी अगर 19 है तो 20 हो जाएगी, यानी कि मजबूत अगर आपको मैथ करना है तो इन सभी सवालों को एक बार देख लीजिए। यानी कि 5000 की राशि है, यानी कि P बराबर कितना हो गया साथियों, 5000 हो गया। राशि पर, ठीक है, 5000 की राशि पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर कितने समय में 6800 हो जाएगी। यानी कि अगर दर की बात करते हैं, रेट की बात करते हैं तो 9% है। और कितनी हो जाती है साथियों, 6800 हो जाती है, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाता है, 6800 हो जाता है। तो हमें साथियों क्या हमें निकालना है, कितने समय, यानी कि समय बराबर निकालना है। तो समय बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे P इंटू टी। अब यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं है तो साधारण ब्याज पता है कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से आपको मूलधन घटा देना होता है। मिश्रधन यहाँ पर 6800 है, इसमें से साथियों 5000 घटा दीजिए, यानी कि साधारण ब्याज निकालने के लिए 6800 माइनस आपको करना पड़ेगा 5000। तो साधारण ब्याज कितना निकल आएगा साथियों, 1800 निकल आएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए T बराबर SI साधारण ब्याज कितना है, 1800 है, गुणा 100 हो जाएगा। P कितना है साथियों, 5000 है P, और T कितना है, समय कितना है, समय नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी गलती हो गई मुझसे। यहाँ पर साथियों देखिए, जब यहाँ पर P है तो यहाँ पर सॉरी T है तो यहाँ पर PR आएगा, और जब यहाँ पर R होगा तो यहाँ पर P और T आएगा। तो R कितनी दे रखी है, 9% दे रखी है, 9% यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए इन 3 जीरो से 2 तो ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे और एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 20 आ गया, 20/5 हो गया, कितना 20/5 हो गया, 5 एकम 5, 5 चौक आपका 20 हो गया। यानी कि समय कितना निकला साथियों, समय आपका 4 वर्ष निकला। तो 4 वर्ष कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि यदि कह रहे कि 5 संख्याएं हैं ए बी सी डी ई, इनका औसत 150 है, तो अगर मैं आपसे कहूं इनका योगफल कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई का योगफल कितना होगा, तो 5 संख्या है ना, तो 5 की गुणा 150 से कर दो, यानी कि 15 पंजे 75, यानी कि 750 इनका योगफल हो जाएगा ए बी सी डी ई का। उसके बाद यदि पहली 3 संख्या यानी कि पहली 3 संख्या ए प्लस बी प्लस सी, इनका औसत अगर 130 दे रखा है, तो इनका योग कितना होगा, 130 की गुणा 3 से कर दीजिए, 13 तिया 39 और एक जीरो लगा दीजिए। तो कह रहे कि अंतिम 2 संख्या यानी कि डी और ई का औसत आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम देखिए, अगर हम इन सब में से यानी कि 750 में से 390 घटाते हैं, तो हमें डी और ई का योगफल मालूम पड़ जाएगा। अगर 750 में से 390 अगर हम घटा दें, ठीक है ना, तो हमें कितना मिल जाएगा साथियों, हमें यहाँ पर मिल गया डी और ई का योगफल। ठीक है, अगर इनका औसत निकालना है तो 2 नंबर है ना, 2 से भाग कर दीजिए, औसत निकल आएगा तो 180 आपका क्या हो जाएगा, डी और ई का साथियों यहाँ पर औसत हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 180 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना है, 85 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है साथियों, ऊंचाई यहाँ पर 7, ठीक है, ऊंचाई यहाँ पर 7 मीटर है। कितने मीटर है साथियों, ऊंचाई यहाँ पर अगर बात करें तो 7 मीटर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अगर बात करें, कहा जा रहा है कि 20 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ का वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत साथियों कितनी हो सकती है, ये बात आपको यहाँ पर बताना है। तो ये सवाल साथियों कैसे होगा, देखिए, जो एक तरीके से वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल निकलेगा, पहले तो आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, और फिर उस क्षेत्रफल की गुणा आपको 20, देखिए एक मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 20 रुपए है, तो उसकी गुणा आपको 20 से कर देना होगी। तो सबसे पहले तो आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल साथियों 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर अगर बात करें क्षेत्रफल जरा निकालिए इसका, 2 की जगह पर 2, 22 की वैल्यू पाई बटे 7 हो जाएगी, सॉरी 22/7 हो जाएगी पाई की वैल्यू। आर यहाँ पर अगर बात करें, आर यहाँ पर अगर बात करें, देखिए व्यास यहाँ पर है 85 सेंटीमीटर, और आर जो होता है ना साथियों, आर यानी कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है, तो 85 का आधा कह लो, या साथियों 85/2 कह लो। उसके बाद एच यानी कि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई यहाँ पर साथियों 7 मीटर दे रखी है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा साथियों, यहाँ से आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये चीजें सारी कुछ हो गई हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत है साथियों, देखिए अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, ये आपको सेंटीमीटर में क्या है साथियों, ये सेंटीमीटर ना, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, मीटर में आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये 20 रुपए मीटर प्रति स्क्वायर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे 85 को, तो मैं कहूँगा 100 से भाग कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। देखिए इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम साथियों कट करें तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसको अगर कट करें तो ये 50 आ जाएगा। अब आपके पास आ गया है 11 गुणा 85, 11 गुणा 85 बटे 50 आ गया है। तो इसको अगर 5 से कट करें, 5 एकम 5 आ जाएगा, ऊपर साथियों 17 आ जाएगा, यानी कि 17 गुणा 11 बटे यहाँ पर कितना आ गया है, 10 आ गया है। तो यहां तक साथियों आ गया। अब एक काम करिए, मैंने आपको कहा था कि जो क्षेत्रफल आए उसकी गुणा 20 से कर लेना, आपको वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत मालूम पड़ जाएगी। तो इसकी गुणा आप साथियों 20 से कर दीजिए, इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगी, यानी कि 22 की गुणा आपको 17 से कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 दूना आपका कितना हो जाएगा, 14 हो गया, 7 दूना 14 और एक 15 हो जाएगा, ये आपका 22 आ जाएगा, 4 आ गया, 7 आ गया, 3 आ गया, यानी कि 374 आपका आंसर आ जाएगा, जो कहां पर लिखा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी बॉक्स में 25p का मतलब 25 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 6:5 है, यानी कि अगर किसी बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के 6 हैं तो 10 पैसे के सिक्के 5 होंगे। ये इस अनुपात में रखे गए, जिनकी धनराशि कुल मिला के 226 रुपए है। तो कहने के 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। अगर यहाँ पर बात करें 25 पैसे के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए, 1.5 रुपया हुआ। कितना रुपया हुआ साथियों, 1.5 रुपया हुआ। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए और 10 पैसे के अगर 5 हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा साथियों, 50 हो जाएगा। मतलब 50 पे मतलब 8 आना एक तरीके से हो जाएगा। तो एक काम आप साथियों ये कर सकते हो, इसकी आप गुणा करा सकते हो, 25 गुणा 6 और प्लस साथियों 10 गुणा 5, ठीक है, बराबर कितनी हो जाएगी धनराशि, 226 यहाँ पर तो दे रखी है। तो 25 छंग कितना हो गया, 150 हो गया, प्लस ये आपका 50 हो गया, यानी कि 200x यहाँ पर आ जाएगा। 200x बराबर साथियों 200 कितना है, 200, एक सेकेंड, 226 यहाँ पर है। तो 226 साथियों आपका ये आ गया, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब उसके बाद अगर बात करें x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 226 बटे यहाँ पर 200 आ गया। अब एक काम आपको साथियों ये करना होगा, यहां पर साथियों ये रुपए में है, ये रुपए में है, लेकिन साथियों ये पैसे में है। तो ये पैसे में, इसको अगर पैसों में साथियों बदलना है आपको, तो 100 से आपको गुणा करा लेनी चाहिए। ये भी अब पैसों में हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 से कट करे 2 कम 2, 2 कम 2, 2 3 6, यानी कि x बराबर 113 आ गया। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 है, यानी कि 5x है। तो x बराबर 113 है, तो 5 गुणा 113 आप करा लीजिए, ठीक है ना। और 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5 और 1 6 हो गया, 5 एकम 5, यानी कि 565 आपका आंसर आ जाएगा। जो 565 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। अब अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे 5 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष है, ठीक है। यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए तो औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है। हटाए गए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष है, ये आपसे पूछी जा रही है। देखिए 5 व्यक्तियों की औसत आयु अगर 28 वर्ष है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 28 की गुणा अगर आप 5 से कर देंगे, तो आपको 5 व्यक्तियों की कुल आयु का योग मालूम पड़ जाएगा। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 दूना 10 14 हो गया, यानी कि 5 लोगों की आयु का कुल मिला के योग कितना हो गया, 140 हो गया। यानी कि यदि उनमें से एक को हटा दिया जाए, यानी कि 5 लोग थे ना, अब अगर एक को हटा दे यानी कि 4 लोग बच जाएं, तो औसत में 2 वर्ष की कमी आ जाती है। पहले 28 था, तो अब कितना हो जाएगा, औसत 2 वर्ष की कमी करके 26 हो जाएगा। तो जरा देखिए इन 4 लोगों का कुल मिला के योग कितना होगा, 26 की गुणा 4 से करा लीजिए साथियों, 6 चौक आपका 24 हो गया, 4 दूना 8 9 10, यानी कि 104 हो जाएगा, 104 हो गया। तो हटाए गए व्यक्ति की आयु कितने वर्ष है, देखिए 5 लोगों का कुल मिला के वजन 140 है और 4 लोगों का कुल मिला के वजन 104 है। तो 140 में से 104 जब आप घटाओगे तो कितना आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने साथियों 36 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा हटाए गए व्यक्ति की आयु कितनी होगी साथियों, 36 होगी। अच्छा यहाँ पर वर्ष है, ठीक है, मुझे लगा वजन के बारे में बात चली, कोई दिक्कत नहीं, वजन आए चाहे उसकी आयु आए, कोई भी चीज आए, कोई दिक्कत नहीं साथियों। कॉन्सेप्ट जब आपको मालूम है तो कुछ भी आ जाए, एग्जामिनर कुछ भी दे दे, आप सवाल। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।